सर। दिख रहा है। यस सर। ओके दिख रहा है स्क्रीन। ओके डॉस लेक्चर 10 से स्टार्ट करना है हमें। तो लास्ट लेक्चर तक कोई प्रॉब्लम था क्या, बताइए। सर एक दो जगह सर कैलकुलेशन में सर अल्ट्रेशन आ रहा था। क्यों कैलकुलेशन में कोई चेंज आ रहा था क्या? नहीं, मेरे हो में सकता आ है रहा था आपने सर। किया हो। हाँ, हो सकता है आपने किया हो, मैंने चेक नहीं किया कैलकुलेशन, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक रही हो। कैलकुलेशन इज नॉट एन इशू, ठीक है, वो आप अपने एंड से देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आपको लगता है तो बस करेक्ट करा दीजिए बाकी लोगों का भी, बाकी कैलकुलेशन कोई इशू नहीं है ना। कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। नहीं सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, एक मिनट। स्टार्ट करें? यस सर करिए। ओके, ठीक है। दिख रहा है? यस सर। यस ठीक है। सर। लास्ट टाइम Yes, हमने sir, जो दिख स्टडी रहा। किया था, क्या किया था? सिंगली रीइंफोर्स बीम एलएसएम से, लिमिट स्टेट मेथड से एक सिंगली रीइंफोर्स बीम कैसे डिजाइन करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो वहां पर 3 तरीके के सेक्शंस अवेलेबल थे हमारे पास। एक बैलेंस सेक्शन था, बैलेंस्ड को लिमिटिंग सेक्शन भी बोल रहे थे, एक अंडर रीइंफोर्स सेक्शन था और एक ओवर रीइंफोर्स सेक्शन था। तो हम कौन सा सेक्शन ऐसा था जो नहीं डिजाइन कर रहे थे, डिजाइन करते वक्त उसको अवॉइड कर रहे थे? कौन सा सेक्शन था वो? ऑब्वियसली ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को हम एक सिंगली रीइंफोर्स बीम में नहीं डिजाइन करते। क्यों नहीं करते ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन? क्योंकि उसका जो फेलियर होता है कैसा होता है? ब्रिटल फेलियर होता है ना, सडन फेलियर होता है, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। तो एक ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की जगह हम क्या डिजाइन करते हैं? डबली रीइंफोर्स बीम डिजाइन करते हैं। और डबली रीइंफोर्स बीम कहाँ होती है? मतलब डबली रीइंफोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि हम टेंशन जोन में भी स्टील का इस्तेमाल करते हैं और कंप्रेशन जोन में भी स्टील यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो बीम होती हैं इन जनरल, जो हम लोग बीम यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, वो कौन सी बीम होती है? सिंगली होती है या डबली होती है? सिंगली यूज। कौन सी बीम आप यूज करते हैं? डबली होती है। दोनों साइड में रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल किया जाता है, देखा है क्या? हाँ सर, वो तो हैंगर बार हुआ तो डबल ही हुआ ना सर। हैंगर बार के अलावा अगर भी तो बार होती है ना। हाँ सर। हाँ, तो वो कौन सी बार होती है, बीम होती है? इन जनरल जो हम यूज कर रहे हैं वो सब के सब डबली रीइंफोर्स बीम है। तो डबली रीइंफोर्स बीम की प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसी बीम जिसमें टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों में ही स्टील का यूज किया जाता है। स्टील का यूज करने का मेन पर्पस ये था कि टेंशन जोन में कंक्रीट जो है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ बियर करनी होती है वो किसे बियर करनी होती है? स्टील को बियर करनी होती है। तो स्टील को बियर करने के लिए हम लोग वहां टेंशन जोन में, वो टेंशन जोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम टेंशन जोन में स्टील का यूज कर रहे होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि टेंशन जोन में जो स्टील होती है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तभी तो ओवर इन्फो सेक्शन बनेगा। यस सर। बोलिए। और अगर ऐसा सेक्शन वहां स्टील, हाँ, वहां पर अगर स्टील ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐसा सेक्शन बना रहे हैं कि वहां से जो एक्स्ट्रा स्टील है उसका यूज कहां पर कर दे रहे हैं? कंप्रेशन जोन में। सो दैट क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा? सेक्शन बैलेंस। हाँ, कंप्रेशन जोन इक्वली स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि पहले फेल किस में कर रहा था? ओवर इन्फोर्स सेक्शन कहां फेल करता है, किस में फेल करता है? कंप्रेशन में सर फेल कर रहा था। कंप्रेशन में ही अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो क्या आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ नहीं जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो यही, हाँ, यही हमारा अल्टीमेट एम है।
डबली रीइंफोर्स्ड बीम को यूज करने का। तो देखिए एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, AST फॉर टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। D is the effective depth from the top of the fiber to the center of the reinforcement in tension zone. Small d effective depth वही है जो हमने पहले स्टडी किया हुआ है। बोलिए। यस सर। यस सर। DC एक टर्म एक्स्ट्रा है जो आपको टॉप से दिख रही होगी अप टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन। DC एक छोटी सी एक डायमेंशन DC दिख रही है जो पिछले डायग्राम में नहीं थी अवेलेबल, है ना। तो ये क्या है, DC क्या है? टॉप कवर है सर। हाँ, कवर फॉर द टेंशन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, है ना। DC क्या हुआ, डेप्थ ऑफ द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप, ये भी कह सकते हैं, या कवर फॉर द टेंशन रीइंफोर्समेंट भी कहा जा सकता है। दोनों बात बोल सकते हैं इसको। बोलिए। हाँ यस सर, बोल सकते। ठीक है, तो जो इसका सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का स्ट्रेस डायग्राम था वो क्या था? देखिए 0.45 FC के मैक्सिमम स्ट्रेस होती है कंप्रेशन जोन में, यस सर। और 0.87 FY टेंशन जोन में होती है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो होती है वो होती है 0.0035 इन कंप्रेशन जोन मैक्सिमम स्ट्रेन, और इन टेंशन जोन मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी है? 0.8 मैक्सिमम स्ट्रेन एट फेलियर, ठीक है। तो कितनी है? 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ये स्ट्रेन कहां पर होती है? बोलिए। पे सर, टेंशन जोन में, है ना, जहां स्टील होता है। तो अब ये बताइए, इसमें फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ पर T हो जाएगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन होता है उसको क्या नाम देते हैं? C1 नाम देते हैं। तो ओवरऑल जो है Yes, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ कंप्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। क्या यहाँ पर फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा स्टील की वजह से, या फोर्स ऑफ टेंशन होगा? ये बताइए। फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा सर, कंप्रेशन फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा। ऐसा नहीं है कि स्टील का मतलब ऑलवेज टेंशन होता है, नहीं। अगर स्टील को कंप्रेशन जोन में यूज कर रहे हैं तो वो टेंशन की जगह कंप्रेशन में इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन है FSC, यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी उसे क्या नाम दे दिया हमने? FSC, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। समझ में आ रहा है नोटेशन? हाँ सर। यस सर। ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, उसको क्या नाम दिया? उसको क्या नाम दिया हमने? हाँ, ESC या LNSC। हाँ, जो जिससे आप नोटेशन जो भी देना चाहें। ये जो डायग्राम है, हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम का। ये चीज समझ में आई क्या? यस भाई Yes, बिल्कुल sir. वैसा ही है जैसा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हुआ करता था, बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई है कि जो स्टील की वजह से जो कंप्रेशन जोन में स्ट्रेस आ रही होगी उसको नाम हमने FSC दिया है, और उस पर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को एप्सिलॉन SC या ESC का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर XU वही चीज है। DC एक एक्स्ट्रा टर्म आई है विच इज कवर फॉर द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और डेप्थ ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप, ये भी बोल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ स्टडी की हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। स्ट्रेन इन कंक्रीट एट टॉप फाइबर कितनी होगी? 0.035 स्ट्रेस इन कंक्रीट एट टॉप फाइबर कितनी हो जाएगी? स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? 0.45। दोनों चीजें समझ में आई। स्ट्रेस इन टेंशन इन स्टील कितनी हो जाएगी? 0.87 FY। है ना, स्ट्रेन। हाँ, ठीक है। और स्ट्रेन भी पता होगी यहाँ पर टेंशन में कितनी होगी? 0.87 FY by ES plus 0.002। ठीक है। अब मुझे स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील क्या नाम दिया उसको? FSC। क्या वो कैलकुलेट कर लेंगे? यस सर। बोलिए।
सिमिलर एंगल हाँ प्रॉपर्टी सर। कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम एप्सिलॉन एससी कैलकुलेट करेंगे, ईएससी। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर अब आ रही है। तो अब ये बताइए कि सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन एससी डिवाइडेड बाय एक्सयू माइनस डीसी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन एक्सयू। स्ट्रेन डायग्राम से ये फॉर्मूला वहां से आया है, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। एप्सिलॉन एससी अगर हमें आ गया तो हमारे पास आईएस कोड में एक कर्व दे रखा है, उस कर्व की हेल्प से हम जो है वो एफएससी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्व जो है वो आपको आईएस कोड में किस पेज पर दे रखा है, एक बार इसको देखिए। आईएस कोड है आप लोगों के पास? हाँ बताइए। सर। यस सर है। हाँ, एक मिनट, आईएस कोड में मैं देख के बता रहा हूँ कि ये कौन सी पेज पर है। ठीक है, तो वहां से आपके पास ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जब जरूरत होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझना है कि अगर मुझे एफएससी चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एप्सिलॉन एससी चाहिए होगा, और एप्सिलॉन एससी की वैल्यू जो है वो स्ट्रेन डायग्राम में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करके ही आएगी। बात समझ में आ गई इतनी? बोलिए। यस सर। लेकिन इस तरीके से एफएससी कैलकुलेट करना एक टिपिकल टास्क है। टिपिकल टास्क इसके लिए है क्योंकि अगर मुझे यहाँ एप्सिलॉन एससी चाहिए इक्वेशन नंबर ए से, तो क्या आपको नहीं लगता मुझे एक्सयू फाइंड करना पड़ेगा? बोलिए। यस सर जरूरी है सर। हाँ सर। एक्सयू फाइंड करना पड़ेगा, और एक्सयू तो मैं तब फाइंड कर पाऊंगा जब मुझे सेक्शन पता होगा, वेदर इट इज बैलेंस्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड। क्या मुझे एक्सयू चाहिए होगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे चाहिए होगी, जो मुझे अभी नहीं पता है। अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही फाइंड कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या है? मुझे तो सबसे पहले चाहिए एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग। वहां से मैं कंपेयर करूंगा कि कैसा सेक्शन है और तब मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा। बिल्कुल वही तरीका है जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हुआ करता था, लेकिन यहां मुझे एक्सयू पता ही नहीं है। तो क्या एप्सिलॉन एससी कैलकुलेट हो सकता है? नहीं सर। हाँ, अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने एक अल्टरनेट वे जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन के लिए अलग वे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखा हुआ है। और अभी हम जब फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब हम जो कोड से एफएससी कैलकुलेट किया जाता है जब डिजाइन करेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। फिलहाल जो है वो एक शॉर्टकट आपको दिया गया है। वो शॉर्टकट क्या है कि अगर मुझे डीसी अपॉन डी का रेशियो पता है, अगर मुझे डीसी अपॉन डी तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इतनी बात तो मानते हैं? बोलिए। यस सर। और ग्रेड ऑफ स्टील भी पता होगा, ग्रेड ऑफ स्टील भी पता होगा। यस सर। यस सर पता होगा। तो फिर मैं जो हूं वो एफएससी की डायरेक्ट वैल्यू इस टेबल से पता कर सकता हूं। ठीक है, ये टेबल आपको हर हालत में वैल्यूज याद करनी होगी, क्योंकि आपको ये ना आईएस कोड में मिलेंगी और ना कहीं और मिलेगी। तो ये टेबल जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये अल्टरनेट वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए है। अभी देखेंगे कि ये वैल्यूज कहां से आती हैं। अगले लेक्चर में जब हम डिजाइन के क्वेश्चन करेंगे तो हम वैल्यू निकालना भी सीख जाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि आपको ये एफएससी की वैल्यू जब भी मुझे चाहिए होगी तो मुझे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि FE 250 के लिए एफएससी जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर। इट इज ऑलवेज 217 ठीक है, 217 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी गई हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ये अलग अलग वैल्यूज हैं, हमें इनमें से वैल्यूज को इन्हें याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि क्या डीसी अपॉन डी का रेशियो हमेशा यही आएगा जो आपने यहां पर लिया हुआ है?
नहीं सर, कुछ भी आ सर सकता है। वेरी कर सकता है भी सर। आ सकता है। तो जब भी कभी डीसी अपॉन डी का फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ डीसी अपॉन डी द नेक्स्ट हायर वैल्यू में बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग एफएससी फ्रॉम द टेबल। तो बात ये समझ में आई, ये सेंटेंस समझ में आया कि हम क्या करना होगा कि अगर मेरी एफएससी डीसी अपॉन डी 0.04 आता है तो मुझे कौन सी वैल्यू ऑप्ट करनी पड़ेगी? 0.05 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो ऑप्ट करनी पड़ेगी। वैल्यूज अभी हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, XU हमारे पास पता नहीं है, हम एप्सिलॉन एससी पता नहीं कर सकते, और जब तक हमें एप्सिलॉन एससी नहीं पता चलेगा तब तक एग्जैक्ट एफएससी की वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। तो ये टेबल की हेल्प से आप जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन जो है वो उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है एक बार उनको देख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर डबली रीइंफोर्स्ड बीम का पता करना होगा तो जो गिवन डेटा होगा वो क्या होगा? बी और डी गिवन होगा, डायमेंशंस ऑफ द सेक्शन गिवन होगा, एरिया ऑफ स्टील गिवन होगा, कंप्रेशन स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील भी गिवन होगा, और कवर ऑफ द कंप्रेशन स्टील वो भी दिया होगा। बोलिए। यस सर। और टाइप ऑफ स्टील एंड टाइप ऑफ कंक्रीट आपको गिवन होगा। बताइए। यस सर दिया हुआ है। अगर मुझे इतना पता है, ठीक है, तो क्या मैं एक एक स्टेप करके बात करता हूं। सबसे पहले आपका काम क्या है? डीसी अपॉन डी का रेशियो पता करना। कर लेंगे? यस सर। और उससे उस टेबल की हेल्प से एफएससी आ जाएगा। यस हाँ सर, आ जाएगा। एफएससी आ गया। ठीक है, आप एक्सयू लिमिटिंग फाइंड कर सकते हैं। यस सर। एक्सयू लिमिटिंग तो फाइंड किया जा सकता है ना। क्या है फॉर्मूला? क्या होता है? सिंपल, क्योंकि स्ट्रेन डायग्राम तो वही है ना। एक्चुअल लिमिटिंग किससे कैलकुलेट किया था हमने? स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से, और स्ट्रेन डायग्राम बिल्कुल वही है 0.0035 और नीचे 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 इन केस ऑफ स्टील जो स्ट्रेन हमारे पास थी। तो इसका मतलब एक्चुअल लिमिटिंग तो चेंज होगा नहीं जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में था। बोलिए। नो सर, वही रहेगा। भाई एक्चुअल लिमिटिंग किस डायग्राम से पता किया था आपने? कहां से डिराइव किया था? स्ट्रेन डायग्राम से। क्या स्ट्रेन डायग्राम बदला है क्या यहाँ पर? नहीं सर, वही बोला। स्ट्रेन डायग्राम नहीं बदला है। इसका मतलब एक्सयू लिमिटिंग के लिए वही फॉर्मूला रहेगा जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हमारे पास फॉर्मूला था। अभी क्या करना है? हमें एग्जैक्ट एक्सयू फाइंड करना है, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता करना है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए मुझे ये बताइए कि टेंशन जोन का क्या फोर्स बदलेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, टेंशन जोन में तो वही रहेगा। वहां पर स्ट्रेस क्या थी? 0.87 FY into AST। ठीक है, पर क्या बदलना चाहिए? कंप्रेशन जोन का फोर्स बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा सर। कंप्रेशन जोन का फोर्स बदलेगा, और वहां पर अब दो फोर्सेस हो जाएंगे। एक फोर्स तो जो कंक्रीट की वजह से जो फोर्स निकल के आया था, और वो कितना निकल के आया था? 0.36 FC के B into XU। इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बोलिए। नहीं सर। और नहीं दूसरा सर, ये जो तो पहले से दूसरा जो फोर्स है वो किसकी वजह से होगा? स्टील स्टील इन में कंप्रेशन, है ना। जो कंप्रेशन जोन में स्टील है, तो जो एक बात बताइए, जो कंप्रेशन जोन में स्टील है उसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? एफएससी इंटू एएससी नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस सर। ठीक है, और आपको नहीं लगता कि जहां पर आपने कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड कर दिया वहां से कंक्रीट हटा दिया गया होगा? यस सर। यस सर, कंक्रीट उतना कंक्रीट का फोर्स तो माइनस करना पड़ेगा। बोलिए। यस सर। और उतना कंक्रीट का फोर्स क्या होगा? उतना कंक्रीट का फोर्स क्या होगा? 0.45 FC के इंटू ASC, क्योंकि हम जो कंप्रेशन स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं? जहां पर कांस्टेंट स्ट्रेस है। देखिए, हमने कंप्रेशन जोन में स्टील कहां प्रोवाइड की है? जहां पर आपको कांस्टेंट स्ट्रेस मिल रही है। इसका मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया से फोर्स निकल आएगा कि नहीं कंक्रीट का? बोलिए। इतने एरिया में कितना कंप्रेसिव फोर्स होगा वो निकल आएगा। तो इतने एरिया में कितना कंप्रेसिव फोर्स होगा? ASC इंटू 0.45 FC के होगा कि नहीं होगा?
और इस एरिया की जगह हाँ हमने- यस सर होगा। हाँ, इसकी जगह हमने स्टील प्रोवाइड कर दी है, तो स्टील का फोर्स इतना है, तो इसका मतलब C2 ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। आ आ जाएगा सर। सर। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलती है? टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑफ टेंशन। बोलिए। और फोर्स ऑफ कंप्रेशन टोटल क्या होगा? C1 प्लस C2, और फोर्स ऑफ टेंशन क्या होगा? वही जो 0.87 F इंटू AST होता था। तो यहाँ से फॉर्मूला ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर ठीक है है। सर। क्लियर है। कुछ बुक्स में यहाँ पर FSC माइनस 0.45 FCK की जगह सिर्फ FSC दे रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि FSC के कंपैरिजन में ये वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी होती है। FCK कितना इस्तेमाल करते हैं आप इन जनरल? 25-30। बोलिए, करते हैं या नहीं? यस ठीक सर है? करते हैं। तो उसके लिए ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? अगर मैं M30 इस्तेमाल कर रहा हूं तो M30 के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी? 13.5। यस सर। जबकि Yes, FSC की वैल्यू किसके आसपास आ रही है? FSC की वैल्यू कहां जा रही है बताइए? देखिए, FSC की वैल्यू जो हायर ग्रेड ऑफ स्टील है उनके लिए कितनी है? 350 के आसपास सर बहुत ज्यादा है उसके है ना? हिसाब से। तो 350 के आसपास अगर है तो क्या ये वाली वैल्यू को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। इसलिए कुछ बुक्स में इसको नेग्लेक्ट करके आंसर निकाला जाता है। हमारे पास कोई इशू नहीं है, आप जिसकी जो मर्जी आए। अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखिए वहां पर कि आपने जो है वो टर्म नेग्लेक्ट कर दी है, और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसके साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप इसी टर्म के साथ चलें, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही आप फाइंड करें। कर लेंगे? यस सर। अगर मेरे पास XU और XU लिमिटिंग आ गया तो क्या मैं सेक्शन का टाइप नहीं बता सकता? यस सर, कंपेयर करेंगे और पता करेंगे। पता हो जाएगा। तो ये आपके पास, और इस तरीके से कौन सा सेक्शन होगा वो भी पता चल जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा ये बताइए मुझे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक बात बताइए, इस वाले डायग्राम में क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप टेंशन साइड से निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म। यहां लीवर आर्म पता है क्या आपको? नहीं पता। लीवर आर्म तो लगता है कि सर 2 हो जा रहा लीवर है। आर्म पता करने के लिए मुझे ये जो स्टील की वजह से कंप्रेसिव फोर्स C2 आ रहा है और ये जो C1 कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, इनका रिजल्टेंट की डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप पता होना चाहिए, और तब मैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंशन फोर्स के बीच की डिस्टेंस वही लीवर आर्म होगी, तब मैं वहां से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्या टेंशन जोन से आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है। यहां मेरे पास डेटा है ही नहीं। तो क्या कभी भी डबली रीइंफोर्स्ड बीम में आप टेंशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे? नहीं सर। नहीं। हमेशा कहां से लिखोगे? हमेशा कहां से लिखोगे? अब बात करते हैं कि लीवर आर्म कितनी होगी। जो C1 फोर्स है उसके लिए लीवर आर्म कितनी होती है? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जाइए, कितनी लीवर आर्म होती थी? D माइनस 0.42। हाँ, D माइनस 0.42 XU होती थी या नहीं? यस सर। यस सर। और इस वाले फोर्स के लिए लीवर आर्म कितनी होगी बताइए? इस वाले फोर्स के लिए लीवर आर्म कितनी होगी? D माइनस DC। हाँ सर, D माइनस DC। तो क्या इस साइड से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बताइए, बोलिए। कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो बस आपने क्या करना है कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन C1 0.36 FCK B इंटू XU, उसकी लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, यानी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का फॉर्मूला एज इट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंप्रेशन साइड का, प्लस इस साइड में कितनी फोर्स है कंप्रेशन का? ये वाला FSC माइनस 0.45 FCK ASC इंटू लीवर आर्म कितनी? D माइनस DC। ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि जो भी अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है
तो चाहे आप टेंशन जोन से फॉर्मूला निकालिए या फिर कंप्रेशन जोन से निकालिए, आपका आंसर वही आएगा जो दोनों किसी एक साइड से आता है। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। उसी तरीके से अगर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है तो आप वहां पर क्या XU की जगह XU इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस सेक्शन में क्या इस्तेमाल करते हैं? लिमिटिंग, एक्सी लिमिटिंग। एक्सी लिमिटिंग। और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या यूज करते हैं? एक्सट्रीम लिमिटिंग। XU लिमिटिंग। तो बस फॉर्मूला में, हाँ, तो अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे क्या? बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए सारी डिजाइन आपके सामने है, जो चीज हमने अभी तक स्टडी की एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम में, आपके पास ये देखिए करस्पॉन्डिंग टू FSC। मैंने दोबारा से डायग्राम बना रखा है, आप चाहें तो पिछले वाले स्किप कर सकते हैं। ये C1 C2 है। आपके पास कंप्रेसिव फोर्स ये आ जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU। लीवर आर्म आ जाएगा D माइनस 0.42 XU। मोमेंट M1 आ जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ये कंप्रेसिव फोर्स होगा और इसकी वजह से लीवर आर्म D माइनस D2 हो जाएगी, ये टोटल मोमेंट आ जाएगा। और अगर ये मोमेंट है आपके पास तो टोटल टेंशन का फोर्स आपको पता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप क्या लिखेंगे? MU इज इक्वल टू C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2, जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। MU फ्रॉम टेंशन साइड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज लीवर आर्म इज नॉट नोन। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? यस सर। बोलिए, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए तो वही फॉर्मूला है 0.53D, 0.48D एंड 0.46D। ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फिर आप कंपेयर कर देंगे कि दोनों की कंपैरिजन होगी। इफ XU इज लेस देन XU लिमिटिंग तो कैसा सेक्शन? अंडर एंड और फॉर्मूला में XU की जगह क्या यूज करेंगे? XU ही इस्तेमाल करेंगे। एक्सी। और बैलेंस सेक्शन के केस में XU की जगह क्या यूज करेंगे? एक्सट्रीम लिमिटिंग। और ओवर इन्फो सेक्शन के केस में क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें भी XU लिमिटिंग। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल हो जाएंगे क्या? बोलिए। यस सर। ठीक है, कोई इशू? समझ में आया डबली रीइंफोर्स्ड बीम? यस सर। अभी बात करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लें, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फॉर्मूला याद है बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी स्टडी कर लें क्या? यस सर, एक दो करवा। उसका भी वीडियो चाहिए? यस सर। गजब। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दीजिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। डेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डबली रीइंफोर्स्ड बीम में कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम 230 by 460 इफेक्टिव। ये 460 क्या दे रखा है? इफेक्टिव डेप्थ। Beam is reinforced with 216 mm diameter bars on compression side and 420 mm diameter bars on tension side। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही होगी कि हम टेंशन जोन में जो भी स्टील यूज करेंगे कम ही करेंगे एज कंपेयर टू, सॉरी, कंप्रेशन जोन में जो भी स्टील यूज करते हैं कम ही करते हैं एज कंपेयर टू टेंशन जोन। क्या? क्योंकि कंप्रेशन जोन के पास तो कंक्रीट भी है ना। यस सर। है ना। तो द कंप्रेशन बार्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम टॉप। क्या दे दिया ये? डीसी सर। ठीक है। तो यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। ये बताइए कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम का क्वेश्चन है, ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। सिंपल सी चीज है, दोनों तरफ के स्टील दे रखे हैं, इसका मतलब डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। और रेक्टेंगुलर बीम है, वो भी समझ में आ रहा है। सेक्शन जो है 230 by 460 दे रखा है। ठीक है, तो एक एक करके हम डेटा फाइंड करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ASC पता है? देखिए
आ गया? AST आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा सर। AST, यस सर। DC आ गया? DC क्या है? यस सर। ठीक है, Given है 40 सर, cover। और D क्या है? 460 दिया हुआ है क्वेश्चन में। B की वैल्यू 230, FC के 20 एंड FY 415। जो गिवन डेटा है उसके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं। नो सर। पहला काम क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना होगा सर DC by D। DC by D का फाइंड करें। तो DC by D कितना आया? 0.08 सर। तो ये 0.05 से तो ज्यादा ही है। यस सर। हाँ कौन सर। सी वाली वैल्यू, किसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू ऑप्ट करोगे? 0.1 0.1 वाली है ना। तो 0.1 वाली जो वैल्यू है FSC की वैल्यू है 353 फॉर FE 415। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए FE 415 के लिए 0.1 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है? 353। 353। तो यहां से ये वैल्यू हमने ऑप्ट की, ठीक है। कोई इशू है? यहां से 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। XU लिमिटिंग फाइंड कर लेंगे 0.44। बोलिए सर यहाँ पर हम लोग इंटरपोलेट कर एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ भी जा सकते थे ना। कहां पर? DC बाय मतलब 0.03 पर इंटरपोलेट दो वैल्यूज दी हुई थी, तो इंटरपोलेट करके वो और एग्जैक्ट वैल्यू पर जा सकते थे उसमें। हाँ बिल्कुल जा सकते थे, पर एक्चुअली यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं FSC की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसी को ऑप्ट कर लेते हैं। 0.05 से नीचे वाले थे उसके लिए तो इंटरपोलेशन नहीं पता कर सकते क्या? उसके लिए इंटरपोलेशन कर सकते थे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है हम उसी को ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अच्छा ये चीज बताइए कि इस टेबल पे आइए दोबारा से। चलिए इस टेबल पे आते हैं, क्या हो रहा है? 0.05 से आप जब 0.1 की तरफ जा रहे हैं तो FSC की वैल्यू आप क्या कर रहे हो? घटा रहे हो ना। बोलिए। हाँ सर घटाएं। तो हम सेफ साइड जा रहे हैं या मतलब और कमजोर कर रहे हैं अपने सेक्शन को? अगर हम कम वाली FSC कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? हम ज्यादा सेफर कंडीशन में हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि जो भी वैल्यू है उसकी हायर, नेक्स्ट हायर वैल्यू जो आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू आप ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो ये यहां से FSC आ गया। अगर FSC आ गया XU लिमिटिंग आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या पता करना है? XU पता करना है। और XU के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑफ टेंशन। तो टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन 0.36 FC के B into XU। इतने फॉर्मूला से तो आप अवेयर हैं और इधर वाले फॉर्मूला से भी आप अवेयर हैं, बस ये टर्म एक्स्ट्रा आई है डबली रीइंफोर्स बीम में। कौन सी? FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC कर लेंगे। यहां से सारा डेटा आपको गिवन है, XU आ जाएगा। बोलिए। हाँ सर निकल जाएगा। और अगर XU आ गया तो क्या कंडीशन आई है? XU की वैल्यू आई है 190 और XU लिमिटिंग की आई थी 220। तो कौन सी ज्यादा है? XU लिमिटिंग ज्यादा है। कौन सी, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला तो वही होगा। XU की जगह क्या रखोगे? सिर्फ XU ही रखना पड़ेगा। अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो XU रखेंगे और यहां से आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम? ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है जिसमें ओवर इन्फोर्स सेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए डायमेंशन दे रखी है, एरिया ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दे रखा है आपको। देखिए यहाँ पर टेंशन में 2500 है और कंप्रेशन में कितना है? 400 mm रिस्पेक्टिवली। द इफेक्टिव कवर एज 50 mm ऑन बोथ साइड्स। और ये जो डायमेंशन दे रखी है कैसी, कौन सी है? ये इफेक्टिव है या ओवरऑल है? ओवरऑल है। ओवरऑल है डी सर। की वैल्यू 500 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी हमेशा टॉप से होता है, 500। टॉप से अप टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन। तो ये 500 हो जाएगी। ASC आपको दी हुई है, AST आपको क्वेश्चन में गिवन है
आपको कितना गिवन है? ऊपर सर 2500 है, 2500 है, ऊपर में नीचे शायद 2500 250 लिखा हुआ है। ठीक है, 2500 ही होगा शायद। ठीक है, देख लीजिएगा उसको, आंसर को, जैसा भी डेटा दिया हो। तो अब ये बताइए कि DC अपॉन डी यहां से पता चल जाएगा? यस सर। यस सर। DC अपॉन डी एग्जैक्ट 0.1 आया, तो कौन सा वाला? 0.1 वाला ही करेक्ट करेंगे। ठीक है, और 0.1 के करेस्पेंडिंग FSC आपको दे रखा है कितना? 412 बोलिए। 412, क्योंकि कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है? 500, तो आपको यहाँ से 412 आ गया। XU लिमिटिंग आ जाएगा 0.46D होता है फॉर्मूला, और यहाँ से XU आप फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूला से। अब देख लीजिएगा एरिया ऑफ स्टील कितना दे रखा है, शायद 2500 होगा, हो सकता है 250 हो, क्योंकि ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, उधर इन्फोर्समेंट ज्यादा दे दिया है आपका। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ से XU आ जाएगा, XU से XU लिमिटिंग कंपेयर कर लेंगे। इस बार ओवर इन्फोर्स सेक्शन आ रहा है, तो XU की जगह क्या यूज करेंगे फॉर्मूला में? एक्सयू लिमिटिंग XU लिमिटिंग, और XU लिमिटिंग की वैल्यू है 230, बस ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से MU आ जाएगा। डबली रीइंफोर्स बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और पढ़ना है क्या? हाँ सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ा दें? अच्छा, चलिए, अच्छा, न्यूमेरिकल है तो करवा दीजिए सर। कोई बात नहीं है, मैं करा दे रहा हूँ, डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, एक्चुअली मैं गला सूख जाता है, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले भी मॉस वाला लेक्चर था, कोई बात। चलिए स्टार्ट करें क्या? यस सर, स्टार्ट कीजिए। एक मिनट, रिकॉर्डिंग आपकी चली रही थी, कोई बात नहीं, मैं उसको कट कर दूंगा। तो डिजाइन स्टार्ट करने के लिए डिजाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम को आपने दो पार्ट में, मतलब जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है उसको आपने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक कर लिया? कि इस पूरी बीम को मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से कंप्रेशन स्टील हटा दिया, और थोड़ा सा स्टील यहाँ से हटा दिया। आपको क्या लगता है जितना एरिया ऑफ स्टील आपके पास कंप्रेशन जोन में था, इसकी भी रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? बोलिए। कर दीजिए। इनकी डिजाइन को यूज कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। एक तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, जैसी बीम हुआ करती थी कंक्रीट और स्टील, और एक ऐसी बीम जिसमें कोई कंक्रीट नहीं है, सिर्फ स्टील है, टेंशन साइड में भी स्टील है और कंप्रेशन साइड में भी स्टील है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है, ऐसी बीम डिजाइन कर सकते हैं, एनालिसिस तो ऐसे कर ही सकते हैं, बीम ऐसे नहीं डिजाइन कर सकते, लेकिन कम से कम एनालिसिस को तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना, जो भी स्टील है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हम डिजाइन कर रहे थे तो बैलेंस एरिया ऑफ स्टील ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो बैलेंस सेक्शन से जितना ज्यादा एरिया ऑफ स्टील होगा, क्या सबको टेंशन जोन में प्रोवाइड कर देंगे क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है लेयर बाय लेयर दे सकते हैं। नहीं। देखो, अगर सबको एक साथ उधर ट्रांसफर कर देंगे तो फिर तो कंप्रेशन जोन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, टेंशन जोन फिर बैलेंस पे रह जाएगा। नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम एरिया ऑफ स्टील को बैलेंस सेक्शन से, सपोज करिए बैलेंस सेक्शन का एरिया ऑफ स्टील मैंने एक ओवर इन्फोर्स सेक्शन में 600 mm² एरिया इस्तेमाल किया हुआ स्टील का, और बैलेंस सेक्शन का जो एरिया ऑफ स्टील है वो है 400 mm²। तो मेरा क्या पर्पस है? मेरा पर्पस ये थोड़ी होगा कि मैं जितना 200 mm² ज्यादा आ रहा है वो सारा का सारा कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर दूं, फिर तो कंप्रेशन जोन ज्यादा यूज मतलब एक्सेलेंट हो जाएगा, और जो टेंशन जोन का एरिया है वो फेल कर जाएगा। तो फिर मेरा कंप्रेशन जोन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का पर्पस कहां सर्व हुआ? बोलिए। यस सर, समझ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ एरिया ऑफ स्टील मैंने टेंशन जोन में रखा, और कुछ एरिया ऑफ स्टील मैंने कहां रखा? कहां पर? क्या बराबर बांट देंगे? क्या दोनों में 100 mm² बांट देंगे क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि वहां
का फोर्स कैलकुलेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस के अकॉर्डिंग होती है और यहां के फोर्स की कैलकुलेशन टेंसाइल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग होती है, जो कि दोनों अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना? यस हाँ सर आ रही तो है। इसलिए जो है वो हमने क्या किया हुआ है, हमने इस एनालिसिस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो हमने इसको सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में बना दिया, जिसका एरिया ऑफ स्टील में से हमने एक AST1 एक एरिया ऑफ स्टील घटा दिया। मतलब किसी एरिया ऑफ स्टील का मुझे नहीं पता ये AST1 कितना है, और इसको मानते हुए मैंने एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन कर दी, जो कि MU लिमिटिंग के लिए डिजाइंड है। MU लिमिटिंग कितना होगा मुझे तो पता ही है कि जब मैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में जा रहा था तो वहां पर ओवर इन्फोर्स सेक्शन निकल के आ रहा था। कब? जब MU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग कंडीशन आ रही थी डिजाइनिंग के वक्त। यस सर। तो वहां पर मैंने उस सेक्शन को छोड़ दिया था। मैंने कहा था डबली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करेंगे, तो MU से ज्यादा है, यानी जितना MU है उसके लिए मैंने एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन कर ली। कर सकते हैं? बोलिए, जितना MU लिमिटिंग है उसके लिए एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिजाइन हो जाएगी? हाँ सर और हो लेट जाएगी। सपोज इसमें जो एरिया ऑफ स्टील है वो AST1 है। बचा हुआ एरिया ऑफ स्टील कितना बचा? इसमें से जो बच जाएगा एरिया ऑफ स्टील, यहां से जो बच जाएगा वो क्या AST2 बचेगा भाई। यहां से अगर इस दोनों सेक्शन को क्लब करें तो AST1 प्लस AST2 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा AST के? बोलिए। होगा सर। तो होगा तो सर। मैंने क्या किया है कि मैंने यहां पर बचा हुआ एरिया ऑफ स्टील यानी AST2 को यहां पुट कर दिया, और यहां पर कोई कंक्रीट नहीं है, यहां पर कोई कंक्रीट नहीं है, सब डैश डैश पोर्शन है, और जो ASC है उसको यहां प्रोवाइड कर दिया ऊपर की तरफ। बोलिए, ये पोर्शन 1 और 2 समझ में आए कि क्या हम कर रहे हैं एक्चुअल में? यस ठीक है। अच्छा, अगर ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है तो क्या इसका स्ट्रेस डायग्राम ऐसा नहीं होगा? हाँ सर होगा। बताइए, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, तो इसके कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इसका कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 0.36 FC इंटू AST1, और LA1 हो जाएगा D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। इन फॉर्मूला के साथ कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बताइए। क्लियर है? अगर मैं दूसरे वाले पोर्शन पे जाऊं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा? देखिए, फोर्स डायग्राम क्या होगा। इसका जो फोर्स है, अगर यहां पर AST2 एरिया यूज हो रहा है स्टील का और ये टेंशन जोन ही होगा ऑब्वियसली, तो ये कितना होगा? 0.87 FY होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अगर इसकी स्ट्रेस की बात करें 0.87 FY होगा। ठीक है, और अगर Yes, AST2 sir. से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टेंशन फोर्स आ जाएगा। देखिए, 0.87 FI इंटू AST2, ये टोटल टेंशन फोर्स इन दिस डायग्राम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हो जाएगा। हो जाएगा अगर सर। अगर मैं कंप्रेशन फोर्स की बात करूं तो कंप्रेशन फोर्स कितना होगा ये बोलिए। FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC, ये होगा कि नहीं? देखिए, वहां पर कितना स्ट्रेस निकल के आता था? FSC माइनस 0.45 CK आता था, यस सर आता था। और ASC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा इस पार्ट में जो स्टील यूज की जा रही है उसका। बोलिए। यस सर। इसकी लीवर आर्म क्या होगी? लीवर आर्म क्या होगी? D माइनस DC।
AST1 प्लस AST2 है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, इतने तक समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, पोर्शन 1 के लिए जब बात करें तो पोर्शन 1 के लिए जब बात करोगे तो MU1 कितना हो जाएगा, MU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, और MU लिमिटिंग तो आप जानते ही हो RBD स्क्वायर या QBD स्क्वायर होता है। यस सर। तो उस केस में एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलता है, MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई 0.87 FYJD, यहां से निकल आएगा। बताइए। हाँ सर, आ जाएगा। यस सर। वो AST1 आ जाएगा। आपका काम क्या है डिजाइन करने में, आपका काम क्या है डिजाइन करने में, ये वाला जब डिजाइन करने की नौबत ही तब आती है जब आपको सेक्शन गिवन होता है। डिजाइन याद करिए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की, जब डिजाइन सेक्शन नहीं गिवन होता है तो हम लिमिटिंग सेक्शन डिजाइन करके चले आते हैं, लेकिन जब सेक्शन गिवन होता है तभी ये केस आता है कि ये अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है, और अगर ओवर रीइंफोर्स्ड है तो ये डबली में जाएगा। इसका मतलब डायमेंशंस गिवन है। यस सर, डायमेंशन गिवन है। तो हमें क्या सिर्फ बताना है, हमें बताना है AST1 कितना है, AST2 कितना है, क्योंकि वहां पर से हमें टोटल एरिया ऑफ स्टील पता चल जाएगा कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम में टेंशन जोन में मुझे कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है। हो गया? और दूसरी चीज क्या पता करना है, ASC पता करना होगा। हाँ सर, कंप्रेशन साइड में कितना स्टील दे रहे हैं वो, कितना स्टील, बस डिजाइन में यही चीजें तो कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से AST1 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। यस आ गया, वहां पर आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी तरीके का? नहीं सर, यहाँ से नहीं। ठीक है, पोर्शन 2 में हम जब जा रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट वहां पर कितना है, MU2 है, और MU2 की वैल्यू कितनी होगी, जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था माइनस MU1 यानी MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग माइनस कर देंगे तो बचा हुआ मोमेंट के लिए ही ये डिजाइन होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ सर, होगा। तो अगर टेंशन साइड का फॉर्मूला, टेंशन साइड का इधर फॉर्मूला क्या होगा, टेंशन साइड का फोर्स, अगर मैं दूसरे वाले सेक्शन में जाऊं तो ये क्या होगा, दूसरे वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, तो अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करना चाहूं कि तो क्या होगा, टेंशन साइड का फोर्स इनटू लीवर आर्म, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो MU2 किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन साइड का फोर्स 0.87 FY इंटू AST2 और लीवर आर्म D माइनस DC। तो क्या यहां से AST2 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो दो पार्ट, AST2 आ गया, AST1 आ गया, तो क्या टेंशन जोन में कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ये आ गया। यस। अब क्या बचा लास्ट, कंप्रेशन जोन में कितना, तो कंप्रेशन जोन कितने मोमेंट के लिए डिजाइन है, इसका भी सेम मोमेंट होगा MU2 विच इज MU माइनस MU लिमिटिंग, तो MU2 आ गया, और MU2 का फॉर्मूला कंप्रेशन जोन से क्या हो जाएगा, देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, तो कंप्रेशन जोन का फोर्स इनटू लीवर आर्म, तो FSC माइनस 0.45 FCK इनटू ASC, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, FSC ये फॉर्मूला बताइए। यस सर, आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये जो है ये डिजाइन फॉर्मूलाज हैं, और इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे नहीं पता कौन सी बीम थी, मुझे तो हमेशा सिंगली रीइंफोर्स्ड दी जाएगी, और जब वो ओवर रीइंफोर्स्ड आएगी तब मैं फिर उसको डबली में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में डिजाइन स्टार्ट करते थे, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट पता करिए और लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट पता करिए, दोनों को कंपेयर करिए, और दोनों को कंपेयर करने के बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ से यही स्टेप शुरू हो जाएंगे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशंस एंड AST1 आएगा 0.MU अपॉन MU लिमिटिंग, ये MU1 क्या होगा, MU लिमिटिंग के बराबर होगा, बोलिए। यस सर। ये 0.87 FYJD ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ से AST1 आ जाएगा जो हमने पहले पीछे स्टडी किया हुआ है। रिमेनिंग कितना बेंडिंग मोमेंट बच रहा है वो भी आ जाएगा, कैसे, अगर मैं इस वाले BMU में से MU लिमिटिंग माइनस कर दूंगा तो मेरे पास MU2 आ जाएगा। yes, तो वहां से AST2 आ जाएगा, वही फॉर्मूला 0.87 FY D माइनस DC जो दूसरा वाला डायग्राम है वहां से, तो AST2 आ जाएगा, और टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन इन केस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम शुड बी इक्वल टू AST1 प्लस AST2। 6 पॉइंट के साथ कोई दिक्कत?
नो सर। एप्सिलॉन एससी, एप्सिलॉन, अब जाहिर सी चीज है कि अगर मुझे ये पता करना है, देखिए ये वाला फॉर्मूला में क्या किस चीज की जरूरत है, एफएससी। तो एफएससी पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन एससी। एप्सिलॉन एससी के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बताइए। सर स्ट्रेन वाला से निकाल सकते हैं सर। हाँ, स्ट्रेन वाले फॉर्मूला से आपने ये वैल्यू पता की, और इस वैल्यू को रीड आउट करना अभी हम सीखेंगे अगले लेक्चर में कि आईएस कोड से इस एप्सिलॉन एससी के करस्पॉन्डिंग एफएससी वैल्यूज कैसे रीड आउट की जाती हैं। ठीक है, यहां तक एफएससी फाइंड हो गया। अगर एफएससी फाइंड कर लोगे तो क्या एएससी नहीं आ जाएगा, एएससी नहीं आ जाएगा उस फॉर्मूला से, जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा हुआ था, सी नंबर का फॉर्मूला, हाँ सर, mu2 अपॉन एफएससी माइनस 0.45 एफसी के डी माइनस डीसी। ठीक है, ये हो गए डिजाइन स्टेप्स टू फॉर द डिजाइन ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, इसको डिजाइन थोड़ा सा लेंथी होता है तो उसको अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और कैसे एफएससी कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की मदद से वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत टफ टास्क है, अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मुझे लगता है मतलब अगर आप आरसीसी पढ़ाने वाले कम से कम 100 टीचर से बात करेंगे तो 90 को तो आता ही नहीं होगा कि एफएससी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो तो यही कह देंगे कि वो 0 पॉइंट, वो जो टेबल वाली वैल्यूज है वही ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो लोग भी ये बोल देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट एफएससी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आज के लेक्चर में नोट्स सारे आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड होने का मतलब ये, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जो है वो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सॉरी, गूगल क्लासरूम पे नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, वीसीएस पे जाके वहीं से देखिए, कम से कम व्यू जरूर करिए। ठीक है, और ठीक है, हमारा सिलेबस पीछे तो नहीं चल रहा? नहीं सर, नहीं चल रहा है, नहीं है। हम चौथे चैप्टर पे चल रहे हैं। ठीक है, हम चौथे चैप्टर पे आ गए माय डियर।